नमस्कार, जय हिंद और जय तु भारत। जय भारत। आज एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग फिर मिले और वो लंबा अंतराल कतिपय व्यक्तिगत कारणों से मेरे कारण ही आया। इसमें दूसरे आर्मचेयर जनरल सुमित वालिया की कोई गलती नहीं है। धन्यवाद। और प्रयास ये रहेगा कि आगे हम फिर रेगुलर इंटरवल पे एक समान समयांतराल पे मिलते रहें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 1965 के युद्ध की। वो युद्ध जो कि बिना उकसावे के हमारे ऊपर थोपा गया था। और खैर पाकिस्तान तो हर युद्ध में ये क्लेम करता है कि हमने जीता है, और हम तो कहते हैं, और इतिहास ने भी हमें ये दिखाया कि हमने पाकिस्तान के साथ हुए सभी युद्ध जीते हैं। लेकिन तथ्यों के साथ आज सुमित भाई बात करने जा रहे हैं कि 65 का युद्ध कैसे शुरू हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई उसमें, क्या क्या मूव्स एंड काउंटर मूव्स हुए, शतरंज के बिसात पे क्या क्या चालें चली गई। तो हम्म। ये 65 के युद्ध का ये पहला भाग है। जी हाँ। भाई, ओवर टू यू। अच्छा, 1965 बड़ी अ, अपने तरीके में बड़ा ही ना अनोखा युद्ध रहा हमारे और पाकिस्तान के बीच में। 47 में उन्होंने कबाइलियों के थ्रू हमला किया जिनमें उनके अपने भी बंदे थे। चलिए ठीक है, वो एक छद्म युद्ध था। छद्म युद्ध था और लोकलाइज्ड हम्म। लोकलाइज्ड सिर्फ कश्मीर के तक रहा। और ना उनकी कोई इंटेंशन होगी पूरा आगे बढ़ने की, ना हमारी पूरा युद्ध लड़ने की, क्योंकि अभी आजाद होके भी संभल ही रहे थे। अभी तो पैसे डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस हो पैसे रहा भी नहीं था। थे। पैसे भी नहीं पैसे भी नहीं थे किसी को, ठीक है, तो वो युद्ध करने मामला के ही लिए। और था। हम्म। 65 एक ऐसी वॉर है जो विच वाज प्लान टू डेथ ओके। बाय बोथ साइड्स, बाय हम्म। बोथ साइड्स। हम्म। अब जब पहले तो अप्रैल में वो हुआ रन ऑफ कच्छ में, वो थोड़ा सा आगे आ गए, तो हमारी सीआरपीएफ ने और वन महार जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर जी हु हम्म। बिकेम लेटर आर्मी चीफ, जनरल। राइट, हम्म। जनरल सुंदर जी, राइट। हम्म। तो उनके वो जो रन में जो लड़ाई हुई थी छोटी सी, हम्म। वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेशन हुआ। और बाद में इंटरनेशनल प्रेशर, ब्रिटिश पीएम इमीडिएटली ही वो कूद गए बीच में। और एक छोटा सा एक काइंड ऑफ कमेटी बनी जिसमें तीनों इंटरनेशनल मेंबर थे, जिन्होंने बाद में 1968 में वो रन का कुछ इलाका पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान का मेन पर्पस वहां पर यह था कि टेस्ट करना इंडियन रिस्पॉन्स कैसा है। हम्म। अच्छा, इससे पहले बिल्टअप, हम्म। इससे पहले हुआ क्या था कि वाई 65, मतलब ऐसे ही क्या आग लग गई 65 में कि पाकिस्तान ने सोचा चलो आओ चेक करें भारत को। हम्म। अब 1947-48 में दो, एक तो एक प्राइमरी फैक्टर और बता देता हूं मैं। 47-48 में जो हमने लड़ाई लड़ी वो, और 65 तक हम्म। जो बोथ साइड्स के जनरल्स जनरल्स ऑफ बोथ साइड दे हैड अ माइंडसेट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यू नो, ओके। इन जनरल military leaders think of the previous war while they are fighting the present or plan for the next, in general। हम्म। ठीक है, ये होता है इन जनरल। हम्म। वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, यू नो, दे लुक फॉरवर्ड इन फ्यूचर। दैट इज व्हाई दे कम अप विद बेटर टैक्टिक्स। हम्म। इसीलिए हमारे देश में भी अनफॉर्चुनेटली सगत जैसे अपवाद थोड़े से ही हैं, राइट। सगत जैसे अपवाद थोड़े से ही हैं, अदरवाइज ईस्ट पाकिस्तान में 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में हमारी 3 कोर थी, सेकंड, 33rd एंड 4 कोर, राइट। 4 कोर वाज कमांडेड बाय सगत। बट हम्म। सगत ही थे जिन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे हेलीकॉप्टर यूज करने, मुझे ये करना है। ही वाज ऑलवेज टू स्टेप्स अहेड। हम्म। मतलब पाकिस्तानीज वर ऑलवेज डांसिंग टू हिज ट्यून्स हम्म। एंड दे लॉस्ट कंट्रोल। वो कोलैप्स 13 दिन में इसीलिए हुआ क्योंकि सगत वाज मूविंग 2 स्टेप्स अहेड, 2 पॉइंट्स अहेड। जो जनरल रैना थे सेकंड कोर के या 33rd कोर के, थपलन, दे वर जस्ट प्लेइंग विद द यूजुअल कॉपी बुक टैक्टिक्स, नथिंग आउट ऑफ द वे। तो हम्म। इसीलिए जो नॉर्मल जनरल होते हैं ना, वो हमेशा बस पुरानी बात ही सोच रहे। तो 47 में और 65 में जितने भी जनरल्स थे, मोस्ट ऑफ देम वर थिंकिंग ऑफ प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स। फिर थोड़ी देर वॉर होगी, सेकंड वर्ल्ड वॉर कितना, थोड़ी देर कुछ दिन लड़ाई झगड़ा होगा, फिर हम रीऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम कुछ और बड़ा सोचेंगे और कहीं और से हमला करेंगे, दैट काइंड। तब ये नहीं उम्मीद थी कि 22-23 दिनों में मामला खत्म हो जाएगा, हम्म। ठीक। तो इसीलिए जब 65 की वॉर में असल उत्तर की लड़ाई में, व्हेन पाकिस्तान थ्रेटन्ड विद देयर आर्मर्ड कॉलम टू हम्म। कट ऑफ एंटायर एरिया वेस्ट ऑफ ब्यास, हम्म। उस वक्त जो कोर कमांडर थे, दे आस्क्ड
the army commander, Lieutenant General Harbaksh Singh, to replace the entire 4th division. उनको लग रहा था कि 4th division और उनके कमांडर दे हैड चेकन आउट, सो दे मस्ट बी रिप्लेस. नाउ दिस इज कहना बड़ा आसान है. ही रोट दैट लेटर जस्ट टू पास ऑन द ब्लेम, क्योंकि पता है कि एक पूरी की पूरी डिवीजन जिसमें 3 ब्रिगेड, आप मान के चलिए कितने सोल्जर हो गए, राइट, उसमें पूरे के पूरे अप्रेटस को वहां से हटा के एक नई डिवीजन वहां पे लेके आना, इट्स ब्लडी गुड, इतना आसान नहीं. इट्स अ बिग एक्सरसाइज. इट्स अ बिग एक्सरसाइज एंड दैट टू इन द मिडिल ऑफ वॉर. अब वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में होता रहता, पर वक्त 20 साल में बहुत बदल गया था. अब वो सालों साल चलने वाली जंगें नहीं थी. खैर, एक तो ये माइंडसेट था, राइट, ये माइंडसेट ने काफी हद तक प्रभावित किया. दूसरे, जो 47 के बाद पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में चला गया, वहां पर सेंटो और सीटो, राइट, उसका मेंबर बन गया. अब पाकिस्तान, अमेरिका को एक फ्रंटलाइन ट्रूप्स की जरूरत थी कम्युनिस्ट रशिया के अगेंस्ट, सोवियत रशिया के अगेंस्ट, के कोई बंदे जो फुट सोल्जर हों जो लड़ भी सकें. पाकिस्तान वाज हैप्पी टू प्रोवाइड देम एज अ गन फॉर हायर, जैसे अभी किया उन्होंने, ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ. तो अब अमेरिका ने उनके आर्मर्ड डिवीजन को बनाया, उनके इन्फेंट्री डिवीजन को री इक्विप किया. तो जनरली जो हमारा और उनकी डिवीजन के अंदर या बटालियन के अंदर भी जो इक्विपमेंट का रेट था वो बहुत ज्यादा, डिफरेंस बहुत ज्यादा था. और हम 47 से लेके हम सिर्फ अपने असॉर्टमेंट ऑफ इक्विपमेंट के साथ थे. हमारे पास आई थिंक सेंचुरियन टैंक के सिर्फ 3 रेजिमेंट थे, पाकिस्तान के पास पैटर्न के कई रेजिमेंट थे, 8 के करीब, राइट, और उनके पास आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल थे. हमारे पास कुछ भी नहीं था वैसा. तो पाकिस्तान के पास आर्मरी बहुत अच्छी हमेशा से रही है. आर्टिलरी उनकी हैड बीन रियली गुड. खैर, कमिंग बैक टू दिस के 47 के बाद उनको अमेरिकन मनी से उनका आर्मी बिल्टअप, एयरफोर्स बिल्टअप बेटर होता चला गया, ठीक. प्लस वहां पर क्योंकि आर्मी जनरल्स ने कैप्चर कर लिया जनरली जल्दी ही पावर को, तो अपनी रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए एक दुश्मन चाहिए था, जो कि हिंदुस्तान बना लिया हमने कि हाँ जी हिंदू बनिया और ये और वो, कश्मीर को हमने जिंदा रखना, कश्मीर को हमने लेके रहना. तो एक अपनी ही एग्जिस्टेंस को लेजिटिमाइज करने के लिए दे क्रिएटेड एन एनिमी आउट ऑफ इंडिया सो दैट दे कैन कंट्रोल देयर पब्लिक. अब 62 की वॉर में हम शिकस्त खा चुके थे चाइना के हाथों, ठीक है. और 62 के वक्त, अच्छा, समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इट जस्ट केम इन माय माइंड. 62 की वॉर में पाकिस्तान ना कूद जाए इसलिए हमने अमेरिकन की थोड़ी सी डिप्लोमेटिकली मदद ली. अब उस मदद के एवज में हमको पता लग गया था 62 की वॉर के बाद कि ओके वी वुड हैव टू डू सम गिव एंड टेक ऑन कश्मीर, राइट. तो आर्मी हेडक्वार्टर में डीएमओ थे जनरल पलित, उस वक्त ब्रिगेडियर, क्योंकि तब डीजीएमओ नहीं होता था, तब डीएमओ होता था, क्योंकि एक ब्रिगेडियर मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट को हेड करता था. आज एक लेफ्टिनेंट जनरल करता है, इसलिए डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल, तब सिर्फ डायरेक्टर मिलिट्री. तो ब्रिगेडियर पलित उसको हेड करते थे. तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, वॉर इन हाई हिमालयाज, एक्सीलेंट बुक, मतलब वन शुड ऑलवेज रीड इट. तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उनको डायरेक्ट डीएमओ में बोला गया था कि भैया टू यू मस्ट रीड्रॉ द एलओसी टू एंश्योर सम गिव एंड टेक, गिव मोर टेक लेस, ठीक है. तो पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही थी, तो ऐसे 5 करीब मैप ड्रॉ हुए थे सेक्टर्स में. जी हाँ, 5 मैप अलग अलग ड्रॉ हुए थे कि किसी पे हम मान जाएंगे, ठीक है. इवन एट दैट टाइम इट वाज भुट्टो हु केम टू अवर रेस्क्यू. भुट्टोज एरोगेंस, जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, इन वन ऑफ द फाइनल मीटिंग्स ही सेड what you are doing is mere adjustment of line of control while it is a matter of sentiments for Pakistani public. तो उन्होंने पेंसिल पकड़ी कि हम जो चाह रहे हैं, उन्होंने पेंसिल पकड़ी और पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल जो हमने रीड्रॉ यूं कर रखी थी उसको बिल्कुल यूं रीड्रॉ कर दिया, ऑलमोस्ट टिल कठुआ, कठुआ जम्मू, राइट, ऑलमोस्ट जम्मू भी उधर सब, मतलब कैप्चरिंग एंटायर जम्मू एंड कश्मीर. उन्होंने लाइन रीड्रॉ कर दी कि वी आर लुकिंग एट दिस. आप तो बस जरा सा थोड़े इलाका दे दिए, 2-4 पहाड़ ले लिए, 2-4 पहाड़ दे दिए, वो कर रहे हो, वो नहीं में चाहिए हमें, तो पूरे में हमारी एक्सपेक्टेशन ये है. उस एक बात पर कहानी अटक गई एंड थैंकफुली कि भुट्टो साहब ने कर लिया. क्योंकि अगर भुट्टो आज हमारा जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हमारा जो क्लेम वो खत्म हो जाता, तभी खत्म हो जाता, ठीक, क्योंकि हम वो उस पर साइन कर लेते. अब चलिए उसके बाद 62 के बाद व्हेन वी रियलाइज कि ओके वी हैव टू बिल्ड अप आवर आर्म फोर्सेस, मतलब 17-15 साल का नेग्लेक्ट का हमने नतीजा देख लिया. वी स्टार्टेड इंडक्टिंग न्यू वेपनरी फ्रॉम रशिया.
प्राइमरीली आर्टिलरी गन्स, टैंक्स, फिर मिग-21। पी तो फिफ्टी अब सिक्स भी उसी समय आया था मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ जी, क्योंकि ये आर्टिलरी गन, टैंक्स वगैरह हम्म, सब उधर से, और हम्म, मिग-21 भी, मिग-21 का प्लांट यहाँ लगना था, सब कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान एक्चुअली गॉट वरीड, हम्म, क्योंकि उनको लगा कि देखो 1963 के बाद से प्रोसेस सारा शुरू हो गया है, तो हम्म, अगर हम 1-2 साल और रुके तो ये जितना भी नया इक्विपमेंट आ रहा है, ये इंटीग्रेट। पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा। क्योंकि इक्विपमेंट आना और उसको अपने टैक्टिक्स में, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस में इंटीग्रेट करना, प्लस हम्म, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना सोल्जर्स को, वो सारी मतलब इट टेक्स टाइम। हम्म, ऐसा नहीं है कि आज एक बंदूक आ गई और हम शुरू हो जाएंगे, राइट? नहीं, तो अब वो पाकिस्तान को लग रहा था कि 1965 वाज द राइट टाइम, और हम 1-2 साल रुके तो कहानी खत्म है। हम्म, ठीक। तो अब हुआ क्या कि एक्चुअली कहानी शुरू हुई थी फरवरी में। पहले फील्ड मार्शल अयूब खान तब तक एक ना वो कमांडर इन चीफ भी थे, वो प्रेसिडेंट भी थे, वो फील्ड ही वाज मार्शल। वेयरिंग ऑल द हैट्स। हम्म, फील्ड मार्शल बाद में बने, हम्म, 65 की वॉर के बाद वो फील्ड मार्शल बने। तो अब उन्होंने, सॉरी मैं कहा था, हाँ, फरवरी में उन्होंने ना कश्मीर पब्लिसिटी कमेटी बनाई थी, ओके। ताकि कश्मीर का इशू जिंदा रखा जा सके पूरी दुनिया में। तो उसका नाम ही कश्मीर पब्लिसिटी कमेटी था, जिसका उन्होंने हेड बनाया था एक सज्जन अजीज अहमद को। तो ये फरवरी में हुआ। ये मार्च ये वही अजीज अहमद हिस्टोरियन करके है जो कि स्वीडन में या कहीं नो 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 नो, प्रोफेसर वो था। ना ना, वो तो और सज्जन, ही इज शिट, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, ये वो नहीं ओके। है। ही इज अ प्रोफेसर, ये वो नहीं है। हाँ, तो कोई अजीज he अहमद has थे। written a very good article on the battle of two cities, अमृतसर एंड लाहौर। वो मैंने पढ़ी थी कभी, तो इसलिए मुझे अच्छा, ध्यान नहीं में मैंने आया। ध्यान नहीं दिया, हम्म, मैंने ध्यान नहीं दिया। एनीवेज, हाँ। तो अजीज अहमद ने सबसे पहले वो प्लान दिया कि हाँ जी, हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं कि हम लोगों को इन्फिल्ट्रेट कर देंगे, हम्म, जैसे हमने 47 में किया था, वैसे ही सादे कपड़ों में लोगों को इन्फिल्ट्रेट कर देंगे। वो वहां पर जाके थोड़ा सा एनार्की क्रिएट करेंगे, डैम में पुल वुल तोड़ेंगे, थोड़ा आर्मी के कॉन्वॉयज पे हमला करेंगे, माइंस लगाएंगे, उनके बटालियन हेडक्वार्टर वगैरह पे अटैक करेंगे, chaos क्रिएट करेंगे, इन शॉर्ट हम्म, केओस क्रिएट करेंगे और पब्लिक को भड़काएंगे। पब्लिक तो हमारे साथ ऑलरेडी है, हम हम्म, मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है, पब्लिक हमारे साथ ऑलरेडी है। हम्म, तो पब्लिक भी आगे बढ़ जाएगी। पब्लिक, हम रेडियो वहाँ पर का जो श्रीनगर का रेडियो है, स्टेशन है, उस पर हम कब्जा करके हम अनाउंस कर देंगे कि जम्मू कश्मीर आज़ाद हो गया, हमने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दे दी। हम्म, जैसे ही वहां से डिक्लेरेशन आएगी, हम यहाँ से सपोर्ट कर देंगे और हम्म, हम अपनी आर्म फोर्सेज आगे बढ़ा देंगे, बिकॉज वी सपोर्ट देम एंड वो हमारे दोस्त हैं और हम उनकी रक्षा के लिए आगे जा रहे हैं। तो बल्ले बल्ले हम्म, मामला खत्म। हम्म, तो अयूब खान वाज नॉट इंटरेस्टेड मार्च अप्रैल में। अयूब खान ने अयूब खान ने उसको निगलेक्ट कर दिया। फिर मार्च अप्रैल में अयूब खान ने दोबारा से उसमें इंटरेस्ट शो किया। हम्म, अब प्रोबेबली तब तक थोड़ा सा वहां पर पॉलिटिकल पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी हुई थी कि अयूब खान पे थोड़े से इल्जाम लग रहे थे, इलेक्शन मैनिपुलेशन वगैरह वगैरह वगैरह। तो अयूब खान को भी थोड़ा सा प्रोबेबली वहां से इनसिक्योरिटी हो गई होगी, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये प्लान ही रिवाइव कर लेते हैं, है ना? हम्म, तो हम्म, अब वो प्लान जब रिवाइव किया मार्च अप्रैल में, फिर उन्होंने 12th डिवीजन के जनरल थे मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक, वेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑपरेशनल कमांडर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, हम्म, उनको बोला कि हाँ भैया, इसको थोड़ा सा डिटेल में प्लान बनाओ तो देखेंगे। हम्म, 13 मई को अख्तर मलिक ने मरी में प्लान फाइनलाइज करके प्रेजेंट किया, हम्म, जिसमें मतलब मेन मेन बंदे थे अपना आर्मी चीफ मूसा, अयूब खान, फिर वो क्या है, जुल्फिकार अली भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर वगैरह वगैरह। तो फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो ने कह रखा था कि भैया, मैं अपने विजडम के हिसाब से कह सकता हूँ कि इंडिया इसको लोकलाइज रखेगा, हम्म, क्योंकि अयूब खान का एक वो था कि अगर व्हाट इफ दे ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर, तो हम्म, उसने कहा नहीं, चिंता ना करो, इन्हें इतना दम नहीं है को इंटरनेशनल बॉर्डर ओपन कर सके, वो मैं संभाल लूंगा। हम्म, ओके। अब थोड़ी सी कह लीजिए विशफुल थिंकिंग, हम्म, जो जब हमने कारगिल का एपिसोड किया था तब भी मैंने कहा था कि कारगिल में भी इन्होंने विशफुल थिंकिंग, अब यहाँ पर भी 65 में विशफुल थिंकिंग कि हाँ ठीक है, हम ये सोच सकते हैं। हालांकि मिलिट्री प्लानिंग इस तरीके से होती है कि बेस्ट केस सिनेरियो टू वर्स्ट केस सिनेरियो, हम्म, कम से कम 4-5 वर्जन होते हैं कि हाँ भैया, अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, वो हो गया तो क्या। यहाँ पर हमने वर्स्ट केस सिनेरियो हमने कह दिया था, होगा ही। हम्म, पाकिस्तान ने वर्स्ट केस सिनेरियो कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खोलेगा, लोकलाइज ही रखेगा कश्मीर तक, मान के चल रहे थे। ठीक। अब फाइनली जब प्लान बनना शुरू हुआ तो ये हुआ कि करीब 6 कॉलम इन्फिल्ट्रेट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन कश्मीर के अंदर। हम्म, वो ऑलमोस्ट ऊपर कारगिल से लेके डाउन टिल जम्मू 6 अलग अलग कॉलम। तब उन सारे कॉलम्स के नाम रखे हुए थे मुस्लिम इन्वेडर्स या मिलिट्री लीडर्स के नाम। एक का नाम तारिक, एक का नाम कासिम, खालिद, सलाउद्दीन, गजनवी, बाबर। तो ये फिर सारे जो तीन, कि अटैक करते आए हैं ठीक है। या फिर जैसे
जैसे सलाउद्दीन है, सलाउद्दीन अयूबी वाज हम्म, कॉन्करर ऑफ जेरूसलम इन हम्म। तो 9th और 10th सेंचुरी, हाँ, राइट? दे ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर ओन हिस्ट्री, यस, यस, अरेबियन हिस्ट्री। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वही कि हम यहाँ के नहीं है, हम उधर से हैं। हम्म, तो 3 और कॉलम बनाए, एफ फोर्स, नुसरत फोर्स और पुंछ मंडी कॉलम। हम्म, ठीक है, अब ये 3 इतने सारे कॉलम इन्होंने बना लिए। किसी का जो कमांडर है वो ब्रिगेडियर, एक जो कश्मीर वैली के लिए जो कॉलम था उसको उन्होंने नाम दिया नंबर 1 सेक्टर, हम्म, मेन प्रायोरिटी कश्मीर वैली। हम्म, उसको एक ब्रिगेडियर हेड कर रहे थे, ब्रिगेडियर फजले रहीम, मिलिट्री क्रॉस विनर। जो जम्मू रीजन का सेक्टर का जो कॉलम था उसको उन्होंने सेक्टर 3 नाम दिया जम्मू रीजन को। उस कॉलम को हेड कर रहे थे ब्रिगेडियर अहमद काजी। तो मतलब दे वर गिवन प्रॉपर अटेंशन। ठीक। हम्म, और ये हुआ कि इनका सिंपल काम ये होगा कि ये 1 अगस्त को ये इन्फिल्ट्रेट करेंगे। इनके मेन एम होंगे कि कोई ब्रिज है वो डिमोलिश करो, कोई इंपॉर्टेंट सेंटर है उसको डिमोलिश करो, माइंस लगाओ, चाहे सड़क पर लगानी हो, आर्मी कॉलम्स के वो अटैक करो, इवन बटालियन हेडक्वार्टर हम्म, लोकेशंस हम्म। एंड एम्यूनिशन डंप्स। मतलब मतलब एनार्की एंड टोटल एनार्की, एनार्की एंड टोटल टेररिज्म। एनार्की, बिल्कुल बिल्कुल। और शुरू करना था 1 अगस्त से, ये इन्फिल्ट्रेशन शुरू होनी थी। 7 अगस्त के आसपास, क्योंकि 7 अगस्त को वहां पर एक पीर का वो होता है, कोई सेलिब्रेशन किसी पीर का। तो उसके बाद काफी सारे लोग, मतलब जश्न त्योहार का हाँ। माहौल होता है, हम्म, तो बहुत सारे लोग सड़कों पे होंगे, तो घुलना मिलना आसान हो जाएगा। हम्म। पता नहीं चलेगा कि ये जो लबादा सा पहना हुआ है इसमें कश्मीरी यहाँ है का या है या या पाकिस्तानी। उधर का है। हम्म, ठीक है। तो हम्म, वो मामला इस तरीके से चला। अब इंडियन साइड पे क्या हो रहा है? इंडियन साइड पे जो एलओसी की, जब अच्छा तब वेस्टर्न कमांड हुआ करता था, नॉर्दर्न कमांड नहीं थी। हम्म, So Western Command was responsible for entire region of Jammu and Kashmir, हम्म, facing China, हम्म। all the way, then Till Pakistan, and then come down to Punjab, and then yes, sir. Rajasthan. No, मतलब it was huge, Huge. काफी बड़ा एरिया। हम्म, अब उनको उसको हेड करते थे लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, लेजेंडरी ऑफिसर, हम्म, लेजेंडरी ऑफिसर। नाउ जो एलओसी का डिफेंस था वो था 19th इन्फेंट्री डिवीजन के पास। एसएस कालन मेजर जनरल, वो उसको कमांड कर रहे थे। अब ऑन अ साइड नोट, 65 की वॉर एक ऐसी वॉर है जो कि इट्स काइंड वॉर दैट हाईलाइटेड इनकॉम्पिटेंस ऑफ बोथ आर्मीज। ओके। व्हाट, चाहे कोई भी वॉर हो हमारे बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, mostly every war was saved by mid-rank officers, हम्म, company commander, major to lieutenant general, maybe in some cases brigadier. Very few military leaders, of lieutenant general, corps commander, or army commander, very few rose to the occasion. हम्म, Rest, the day was saved by mid-ranking officers. हम्म, So 65 की war, why I say that it was a war of incompetence or race of incompetence, because only thing both armies did was to stop the enemy. ओके। कहानी शुरू हुई डिफेंस। ऑपरेशन, हाँ बस बस डिफेंस। जैसे कहानी शुरू हुई ऑपरेशन जिब्राल्टर से, जो कि ये 6 कॉलम भेजने हैं, 6+3 9 कॉलम भेजने हैं एनआरकी क्रिएट करने के लिए। उसके बाद रेडियो स्टेशन पे कब्जा करके हम इंडिपेंडेंस घोषित कर देंगे। ठीक है। जस्ट इन केस इसमें दिक्कत होती है तो हम ग्रैंड स्लैम शुरू कर देंगे। दैट वाज द सेकंड फेज ऑफ ऑपरेशनल ऑफ द सेम ऑपरेशन। दैट वाज ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जिसमें के पाकिस्तान 12th इन्फेंट्री डिवीजन, मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक, उनके फोर्सेस कच्छ। छंब सेलिएंट, हम्म, छंब, कच्छ नहीं, कच्छ साउथ, डाउन साउथ, हाँ, छंब, छम जोरिया में। छम सेलिएंट, छम जौहरी में मुनव्वर तबी को क्रॉस करके हम्म, अखनूर ब्रिज पे कब्जा कर लेंगे। अखनूर ब्रिज पे जैसे आपने कब्जा करते हैं तो मतलब यू कट ऑफ ऑल द फोर्सेस अप नॉर्थ, मतलब ये हो जाता। तब तो सिर्फ एयर रूट बचा हम्म, और कोई लैंड रूट था नहीं। हम्म, ठीक। तो ये सेकंड फेज होता है। ठीक। फिर उसके बाद जो इसके बाद की प्लानिंग, टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने नहीं की थी, क्योंकि दे डिड नॉट एक्सपेक्टेड अस टू क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। हम्म, अब हमने क्या किया है कि हमने उनका ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल किया। ग्रैंड स्लैम की असफलता का आधा श्रेय उनको जाता है, आधा हमको। हमको ठीक। जाता है। हाँ। ठीक। उसके बाद हमने जब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया तो हमारा जो ऑपरेशन नेपाल था सियालकोट सेक्टर में, हम्म, दैट वाज नॉट सक्सेसफुल, हम्म, दे स्टॉप्ड अस। हम्म, उनका जो ऑपरेशन था आर्मर्ड थ्रस्ट इन असल उत्तर, हम्म। हमने उनको हमने का रोक दिया। हमने उसको रोक दिया। तो हम्म, मतलब बस हम एक दूसरे के ऑपरेशन को रोकते रहे हैं। हम्म। हमने अपने ऑब्जेक्टिव कितने वो किए अचीव किए। हैं, दैट्स क्वेश्चन नहीं, है। वो क्वेश्चनेबल है, वो क्वेश्चनेबल है। ठीक है। ओके।
तो ये इसलिए मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस। अब ये सारे में भी ना वो जनरल मेजर आगा अमीन कहा करते थे, इट वाज हाँ। अ कॉमेडी ऑफ एरर, राइट, एंड इट वाज सेम। अच्छा, अब ये मैंने इसलिए ये भूमिका थोड़ी सी बांधी क्योंकि जब पाकिस्तान ये सब प्लान कर रहा था और इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गई थी 1 अगस्त को 1965 को, इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, तब हमारे साइड पे क्या हो रहा था? नोबडी हैड अ क्लू, एज नोबडी यूजुअल। हैड अ क्लू, एवरीबडी वाज हैप्पी गो लकी। अब जो 19th इन्फेंट्री डिवीजन जो एलओसी की सुरक्षा के लिए है, उनके कमांडर है मेजर जनरल एस एस काला, उनकी अपने जीएसओ 1 लेफ्टिनेंट कर्नल क्लेयर, वेरी फाइन ऑफिसर, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा है कि आपस में बातचीत भी नहीं होती है। वाह। हाँ जी। और 1 अगस्त को ही आर्मी चीफ ने उनके वहां पर विजिट करना था, पर आर्मी चीफ आए नहीं, और 10 बजे वो जीओसी ने, मेजर जनरल काला ने क्लेयर को बोला कि आपकी पोस्टिंग ऑर्डर आ गए हैं, तो यू आर टू गो टू स्टाफ कॉलेज, तो 24 आवर जाइए। कितनी जल्दी निकल सकते हो। तो ही वाज विलिंग किकिंग आउट, राइट। अब ये एक बड़ा ही डिसरिस्पेक्टफुल वे है, राइट। जब कोई ऐसा कोई ऑफिसर जब भी पोस्टेड आउट होता है, देन ही इज डाइंड आउट, स्पेशली जब वो स्टाफ ऑफिसर है एक डिवीजन का, तो अलग अलग ब्रिगेड उसको फेयरवेल देती है, डिवीजन इटसेल्फ फेयरवेल देती है, राइट। तो इट वाज लाइक पैक योर बैग एंड गो। तो उनको भी बुरा लगता होगा, चलो कुछ दिन तो मेरे को दो ताकि हैंडओवर मैं दे सकूं, तो आई विल गो ऑन 7th। जनरल साहब को अच्छा नहीं लगा, पर उनका चलो ठीक है कोई नहीं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब कुछ तो था, but that everything fell right in place. So 7th August is really very important date, remember it. क्योंकि पाकिस्तान ने उधर सोच रखा है कि 7th अगस्त को हम अपना असली काम शुरू करेंगे, और इधर 7th अगस्त को इनको जाना है। हाँ, अब such rotation is not that easy, क्योंकि they break the rhythm of a running unit, ठीक। थोड़ा सा डिसरप्शन, रिपल्स आ जाते हैं, और स्पेशली अगर रिपल्स ऐसे मौके पे आए, इतने सेंसिटिव मौके पे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, अब हुआ क्या कि आई थिंक इट वाज 5th ऑफ अगस्त को जो बारामूला के एसपी थे, सुपरिटेंडेंट पुलिस, वो मिलने आए 19 डिवीजन में, 19 डिवीजन एचक्यू आए और क्लेयर से मिले। क्लेयर से एचएस क्लेयर, क्लेयर से मिलने के बाद उन्होंने बोला कि भैया जो बडगाम का एसएचओ है ना, उसने मेरे को बोला है कि कुछ गडरियों ने लोग देखे हैं, तो जैसे कुछ गड़बड़ है। तो अब क्लेयर ये बोलते हैं कि उन्होंने तभी के तभी 2 यूनिट्स, 6 बिहार और 7 फील्ड रेजिमेंट के बंदों को बोला कि गुलमर्ग के आसपास आप पेट्रोलिंग पे जाओ और देखो, अगर कुछ आपको कोई फॉरेन एलिमेंट्स मिलते हैं, एंगेज देम। नाउ दिस वाज काइंड वेरी एग्रेसिव। नाउ इट सूटेड क्लेयर्स पर्सनालिटी, क्योंकि सेम क्लेयर fought in 71, HS Clear, in 101 communication zone in from the northern thrust in East Pakistan. The northern thrust was from 101 communication zone. HS Clay was there, and he played a really vital role. And he was aggressive there, and he was aggressive here. यहाँ पर aggressive कैसे? He was just GS1, General Staff Officer 1, और उन्होंने दोनों को बोला कि जी आप अपना मेजर जनरल है नहीं अभी, ही इज ऑन सम पिलग्रिमेज, अमरनाथ यात्रा की, तो आप एडवांस मतलब वो पेट्रोलिंग भेजो और आपको एनिमी मिलता है, एंगेज करो। ही इवन ऑर्डर्ड यूज ऑफ आर्टिलरी। दैट्स रियली बिग डील। जस्ट अ मिनट, just on the basis of information of हाँ, SP Baramulla. हाँ जी, and why he was confident that he said I gave written orders. नहीं, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उतने एग्रेशन का बैकग्राउंड क्या है, रीजन क्या है? नहीं, he was aggressive. He was simply aggressive in nature. as a By person. nature, he was. As a military commander, he was aggressive. Okay. He was not somebody who would think too much, who would be too cautious. No, if he saw a target, just go ahead, go get her kind. Everything else would settle down. Everything else will fall in place. Or if it doesn't, who the hell cares? I just have to. This is my target. I have to achieve it. Simple. So he was that kind. Now, if he says in an article, he mentioned that he issued written command. This is a book.
In this book, there is one article by him, हम्म, and he mentioned that he gave written order. Okay, so now जो 6 बिहार थी उनको कुछ नहीं मिला, उनको कोई कांटेक्ट नहीं मिला. 7th फील्ड रेजिमेंट को कांटेक्ट मिला. दे एंगेज कांटेक्ट, दे इवन यूज्ड आर्टिलरी. ओके, ठीक है. तो ये सब हुआ 5th अगस्त को. अब 5th अगस्त को ही क्लेयर को तंगधर जाना था. तंगधर एक जगह वहां जाना था अपने फेयरवेल डिनर के लिए. उन्होंने 8 बजे अपने एचक्यू तंगधर से फोन किया अपने एचक्यू में कि भैया सब कुछ कैसा है. तो उनको पता लगा कि जी ऐसे ऐसे 7th फील्ड रेजिमेंट ने एंगेज किया है. तो मतलब he knew that okay something was actually brewing up. हाँ जी. उसी दिन उन्होंने 5 अगस्त को ही उन्होंने टॉप सीक्रेट इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया 15 कोर को. 15 कोर को भेज दिया कि भैया इस तरीके से मामला चल रहा है, तो perhaps you would have to release some additional forces to us. Otherwise, last line उन्होंने लिख दी कि if things go out, if things go south, we would not be responsible. Now this line is kind of offending. तो क्योंकि ये blame game की तरफ है ना. क्योंकि in any case in army में ये नहीं होता कि भैया मुझे ये दे दो वरना will not be responsible. Right? तो ऐसे नहीं होता. What is your responsibility is your responsibility. Whatever modes you have to do with whatever you have, right? You just cannot say कि अच्छा मेरे को तो दिया नहीं extra forces तो मैं जिम्मेदार नहीं. तो जब ये लेटर सिग्नल वहां पहुंचा तो वहां पर जो जनरल स्टाफ ऑफिसर थे मेजर जनरल मुराव, he called up Claire and he said, what are you doing? This line you are panicking. This line is unfound. There is no need to write this and perhaps तुम पैनिक हो रहे हो. तो इस बंदे ने याद करवाया कि सर it is a top secret emergency signal that we are discussing over the phone. तो खैर चलो वो बात आई गई होगी. उसके बाद 6 अगस्त को कहता है कि 6 अगस्त को जब डिवीजन एचक्यू वापस आ रहे हैं तंगधर से, रास्ते में क्लेयर ने देखा कि 1 6 का पेट्रोल आ रहा है. उन्होंने किसी को पकड़ा हुआ है. अब वो बंदा जो पकड़ा हुआ था वो था 16 आजाद कश्मीर राइफल का हवलदार फैज अकबर. तो उन्होंने वहीं रोक के गाड़ी में कौन है ये, तो 1 6 ने कहा जी हमने ऐसे पकड़ा है, जा रहा था हमने पकड़ दिया. अब वो बंदा शायद उसकी बीवी की तबीयत खराब थी तो ही वाज एक्चुअली गोइंग बैक अकेला. तो इसको उस्मान सिंह ने पकड़ लिया. पकड़ कर क्लेयर ने उसको तभी धर लिया, गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के अपने एचपी ले आया. तो ही डिड नॉट वेट फॉर द रेगुलर चंग कि मानसिक अपना वहां लेके जाएगा फिर वहां से मतलब बटालियन हेडक्वार्टर से मेरे पास आएगा. गाड़ी में तभी बिठाया. ही ब्रॉट हिम टू डिवीजन एचक्यू. डिवीजन एचक्यू में पहले उन्होंने उससे बात की, फिर इंटेलिजेंस ऑफिसर को दे दिया. पता लग गया कि हाँ जी मोटा मोटा प्लान क्या है, क्योंकि ये जो हवलदार फैज अकबर था ही वाज आल्सो इंटेलिजेंस ऑफिसर. ओके. जब हर बटालियन में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है, एक एडमिन ऑफिसर होता है, एक सिग्नल्स ऑफिसर होता है. ठीक है. तो वो बटालियन का इंटेलिजेंस ऑफिसर. ये बस तो किस्मत की बात थी. किस्मत की बात थी कि बिकॉज ही वाज इंटेलिजेंस ऑफिसर सो ही वाज प्रिवी टू ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. ठीक है. तो उसने सारा बताया कि हाँ भैया इतना बड़ा मामला चल रहा है. तो रफली माना जाता है कि 30,000 के आसपास लोग इन्फिल्ट्रेट हुए थे. अब 30,000 ना हुए होंगे, चलो 20,000, क्योंकि ये रफ आइडिया हमारा. ठीक है. तो 20,000 30,000 बहुत होते हैं, बहुत होते हैं. राइट. अब वो इन्फिल्ट्रेट हो गए. तो जैसे ही ये पता लगा तो 6th को ही उन्होंने एक सिग्नल भेज दिया सारी बटालियंस को, क्योंकि इस बंदे ने बताया था कि हमने रेकी की यहाँ पर वहां पर, तो हमने देखा कि बटालियन एचक्यू जो है लूजली डिफेंडेड, कोई खास कोई डिफेंस नहीं लगी हुई, सब लोग आराम से. हमने ब्रिजेस देखे, ब्रिज में भी कोई डिफेंस नहीं है, आराम से ट्रैफिक आ जा रहा है. तो मतलब कभी भी रात को जाके लगा दो कुछ भी, कौन देख रहा है उसको. तो अब हमें पता लग गया कि अच्छा जी क्या क्या हुआ है. तो क्लियर सेंट अ सिग्नल टू ऑल द बटालियन, बी प्रिपेयर्ड, ये ऐसे ऐसे मामला चल रहा है. तो कहानी खतरनाक हो रही है. अब 7 अगस्त आ गया. 7 अगस्त को क्लेयर और एक ढिल्लो जो डिवीजन के आर्मर्ड यूनिट ऑर्डिनेंस यूनिट के ऑफिसर थे, दोनों का फेयरवेल था. तो दोनों ने ना हाँ, तो उनका डाइनिंग आउट चल रहा था. 10 बजे रात को मेजर जनरल ने स्पीच करनी शुरू की. भैया ये दोनों ऑफिसर जा रहे हैं. अभी स्पीच शुरू की थी कि एक फोन आ गया. फोन आया पहला त्रिहग्राम, वहां पे 4 कुमाऊं थी डिप्लॉयड. उन्होंने फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे एनकाउंटर हुआ है और हम पर अटैक हुआ है, हमने रिपल्स कर दिया. अब सोचो त्रिहग्राम मतलब इंटीरियर, ऐसा नहीं कि बॉर्डर की को आउटपोस्ट है जिस पर अटैक हुआ है, अंदर में एक बटालियन है डिप्लॉयड है, उनके ऊपर अटैक हुआ है. दे आर पुशिंग इट बैक. नॉट दैट्स अ बिग डील. तो उन्होंने सुना, चलो ठीक है, रख दिया. दोबारा स्पीच शुरू हुई. फोन आ गया बांदीपुर से. उन्होंने वहां से पता लगा कि वहां पे भी ऐसे अटैक हुआ, रख दिया. 2 लाइन और बोलने लगे सज्जन. फोन आ गया कुपवाड़ा से. मतलब इट वेंट ऑन. तो उनको बोलना पड़ गया कि भाई मुझे लग रहा है कि वी आर इन अ वॉर लाइक सिचुएशन, वी हैव टू कंक्लूड इट क्विकली. तो
फिर उन्होंने कंक्लूड करके जो मोमेंटो वगैरह देने थे दिए एंड दे केम बैक। तो अब क्लेयर वाज सच दो डाइनिंग आउट हो चुका है, राइट, मोमेंटो मिल चुके हैं, सो ही कुड एक्चुअली गो आउट, बट ही डिडंट, ही स्टेड इन द ऑप्स रूम, he stayed in the ops room to oversee what's happening, stayed in touch with all the battalions, brigade, blah blah blah. तो अब सुबह जब जनरल एसएस काला वापस आए तो ही वाज सरप्राइज टू सी क्लेयर इन द ऑप्स रूम, तो उन्हें पता लग गया कि भैया बंदा रात को गया ही। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा शिपिशली बोला कि अच्छा हुआ तो रुक गया, मैं चाहता ही हूँ कि तू रुक जाए। तो कहता हाँ सर, क्लेयर सेड सर दिस इज द अपॉर्चुनिटी एनीबॉडी गेट्स वंस इन अ लाइफ टाइम, अ सोल्जर गेट्स इन वंस इन अ लाइफ टाइम, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट इट। तो दे वर हैप्पी, तो जनरल वाज हैप्पी, तो जनरल कहा कि अच्छा चलो ठीक है, लेट द बायगॉन बी बायगॉन, जो हो चुका छोड़ो उसको, तो आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी इफ यू स्टे एंड कंटिन्यू, तो मैं जो तेरी रिप्लेसमेंट है उसको ऑर्डर करवा दूं, तो क्लेयर ने कहा नहीं उसको भी आने दो, ताकि दोनों सिंक में रहेंगे, इट वुड बी बेटर। तो उसके बाद मतलब फिर हमारा आगे जो ये कॉलम्स को हटाने का मामला, उनको फाइट बैक करने का मामला हमारा शुरू होता है। तो ये अगस्त सारा इसी में बीत गया टिल द टुवर्ड्स द एंड, जब हमने सोचा कि हाँ भैया ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जब तक हम इनके जो सपोर्ट सिस्टम है, क्या लॉजिस्टिकल वर्ड सपोर्ट में, और लॉजिस्टिक, हाँ जी लॉजिस्टिक, इनके जो पीछे लॉजिस्टिक सपोर्ट ग्राउंड है जो हम उसको नहीं हटाते तब तक ये चलते रहेंगे, इनकी लॉजिस्टिक चेन हमें तोड़नी है। तो दैट इज व्हेन ऑपरेशन टू कैप्चर हाजीपीर was launched। तो 68 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर बख्शी, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी, जोरू बख्शी, इनका जोरावर सिंह बख्शी था तो उनको जोरू, ही वाज नोन विद नेम जोरू, सो ही वाज नो नॉनसेंस ऑफिसर, नो नॉनसेंस ऑफिसर, मतलब उनके अलग अलग किस्से मैंने पढ़े हुए हैं, शायद एक साइड लाइन पे कभी स्टोरी सुना दूंगा। तो Zoru Bakshi, he was to launch operation to capture Hajipir. So he was to do it from the north. So Hajipir's location is such that the border runs like this. Hajipir is here. So this is the border, right? So we were to start from here to capture Hajipir. One column was to start from here, and they were to link up, right? So this was the linkage of Uri and Punch. Uri and Punch. इनको linkage करने के लिए एक बन जाती, right? और हाजीपीर भी capture हो जाता। तो from the north it was 68 brigade under Brigadier Zoru Bakshi, under code name of Bakshi, Operation Bakshi. And from the south, it was 93rd Brigade of 25th Division that was to move from the south upwards, and their operation name was Op Falad. Okay. So initially they thought that okay, on the north, the 68th Brigade would capture Badori, and then they will run down. Because Badori height par hai, they will run down towards Hajipir using one para. So one para moved at a really very good alarming speed. They were so fast that enemy just was surprised. Jahan tak pahunch gaye itni jaldi. They were really fast, really Sagat was fast. at that time with No. at that time, no. Okay. No. Sagat was actually at that time, he was most likely Brigadier General Staff of Jalandhar based 11 कोर, 11 कोर, क्योंकि मेरे को याद है कि 65 के आसपास मैंने उनकी बायोग्राफी में पढ़ा था कि द कोर कमांडर वाज ऑन लीव एंड देयर वाज सम न्यू equipment came and its final report was to be signed. So corps commander had given order that no such report should be signed till I come back. Now Sagat, being Sagat, he signed it in his absence. So later on, corps commander sent a file why it was signed when I had given explicit instruction that it should be, I'm on leave, it should not be signed. He said corps commander could be on leave, corps did not cease to function. So corps worked as expected and I signed it on your behalf. Khatam, matter closed. That was Sagat, right? So Sagat was in Jalandhar, Sagat was not there. Okay. So it was Prabjinder Singh and then R.S. Dayal, Ranjit Singh Dayal of one para. So that's Hajipir, capturing of Hajipir is you know, you would need a couple of episodes on capture of Hajipir. Excellent. जब भी कभी कोई 15th अगस्त या 26 जनवरी को हमारे देश में जो हमारे हिंदुस्तानी ना हमारे इंडियंस जब भी कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं ना, तो दे जनरली टेक अ फोटोग्राफ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ यूएस आर्मी, जो आई थिंक आयोवा जिमा आइलैंड पे वो अपना फ्लैग लगा रहे हैं, तो एक बड़ा ही अच्छा फोटो है वो। तो that photo was captured by chance, okay, and that is being used by US Army, and whenever we the Indians we put it, I feel really very bad because they change the US flag to our national flag, our tricolor, and they use it, and I feel really very bad. I always suggest everybody to use that picture of Hajipir.
where we are putting a flag on Hajipir. There is a photo, maybe I would share it with you. Perhaps you would be able to put it so that people know. Please use that photo. That photo is ours. Iwo Jima is not ours. That is of US Army. Okay, so let's come back. So we were done till Hajipir. Talking about हाँ Hajipir. जी, हाँ जी, हाजीपीर. तो meanwhile, when we were actually uh, planning for Hajipir, 12th August, COAS, Chief of Army Staff, General Chaudhary, Jane Chaudhary. So he visited 19th Infantry Division HQ. तो उन्होंने वहाँ पर मतलब he was reviewing कि क्या करना है. तो Claire he asked him that sir, what about the territory that we capture? Will we give it back? तो जनरल चौधरी ने कह दिया कि if we give it back, I will hand over my badges to the government. Meaning say I'll surrender I'll surrender my or I'll resign. I'll resign, sort of. It is resign कहना थोड़ा सा हार्श हो जाएगा कि मैं अपनी जो कमीशन है I'll surrender my commission as a army chief. तो अब उनकी वॉर डायरी में ये रिकॉर्ड उन्होंने कर लिया. जनरल को पता नहीं था कि वॉर डायरी में रिकॉर्ड हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली बाद में हमने आज फिर वापस भी कर दिया. हमने टेरिटरी वापस भी कर दी. तो जनरल साहब ने तो कोई अपना रिजाइन नहीं किया. उन्होंने अपनी कमीशन कोई वापस नहीं की. तो जनरल चौधरी वाज सच मुच्चू चौधरी. हिज निकनेम वाज मुच्चू. So in his every officer they get a pet name, circle, right? NDA, So they get the pet name. they get it right. And so of course these were not NDA guys. These were Sanders trained or perhaps IMA trained. So that is why Chaudhary I believe would be Sanders. So he was given name Muchu. So Muchu was such. So he did not surrender anything. 14 अगस्त को अच्छा मजेदार बात ये बीच में कॉमेडी भी चल रही. 14 अगस्त को रेडियो पाकिस्तान ने, क्योंकि 14 अगस्त उनका इंडिपेंडेंस डे, वो पता नहीं कैसे है पर चलो वो भी एक अलग से कहानी. 14 अगस्त को रेडियो पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि जी 19 इन्फेंट्री डिवीजन पाकिस्तान जो इंडिया की है उस पर तो अटैक कर दिया. मतलब रिवोल्ट हो रहा है ना वहाँ पे. उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने अटैक किया, भाई रिवोल्ट हो रहा है वहाँ पर, बहुत ज्यादा हालात खराब है कश्मीर में. तो जो रेवोल्यूशनरी हैं उन्होंने डिवीजन HQ पे अटैक करके ऑफिसर्स को मार दिया, तबाह कर दिया डिवीजन HQ. अब ये रेडियो कुछ लोग सुन रहे थे न्यूयॉर्क में. अब हमारे देश में तब यूनाइटेड नेशन का एक वो था मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप, जो लाइन ऑफ कंट्रोल, हाँ जो लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों तरफ वो करते थे. वो इतना ऑब्जर्व करते थे कि अगर आपको बंकर की रिपेयर भी करनी होती तो उनको बताना पड़ता था कि भाई बंकर टूट गया भाई, इसकी रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर ये मत कहना कि हम नया बंकर बना रहे हैं. Well, they were so it was so bloody strict. We had to let them know almost everything. तो अब उनके कुछ रिश्तेदार होंगे जो न्यूयॉर्क में रेडियो सुन रहे होंगे. ये न्यूज पाकिस्तान से कहीं और पास ऑन हुई, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन सुन लिया. वो कहते हैं पैनिक फैल गया, पता नहीं वहां पर क्या हो रहा है. तो जो UNMOG के जो ऑफिसर कश्मीर में थे डिप्लॉयड, वो रीथ वगैरह लेके पहुंच गए हमारी आर्मी के पास कि आपका बहुत नुकसान हो गया, आपके तो इतने बंदे मर गए. तो मतलब दे केम टू क्लियर एंड ही सेड आई एम इन HQ. जिस HQ की आप बात कर रहे हैं तबाह हो गया है और जहाँ सारे ऑफिसर मर गए, मैं उसकी HQ में बैठा हूँ, हम सब लोग बैठे हैं. मतलब आप ये रीत किसके लिए लेके आए हो? रीत होता है वो गोल गोल सा, वो जो चढ़ाते हैं ना. तो हाँ, तो वो तो फिर देन इट वाज काइंड ऑफ लिटिल एम्बैरेसिंग टू देम. वो कॉमेडी भी चल रही है बीच बीच में. अब 27 अगस्त को हमने हाजीपीर के लिए लॉन्च कर दिया और हाजीपीर जब कैप्चर हो गया तब पाकिस्तान को ऑब्वियसली दे फेल्ट द हीट कि भैया ये ऑपरेशन जिब्राल्टर हैज गॉन डाउन द ड्रेन. So then they launched the second one, Operation Grand Slam, जिसको डाउन साउथ जम्मू के पास अखनूर वाला ब्रिज हमें कैप्चर करना था. जो पहले मैंने बताया था कि एक सेलियंट है छोटा सा विच इज जटेड आउट टुवर्ड्स पाकिस्तान. बीच में इधर मुनव्वर तवी बह रही है, इधर 8 से 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर का एनक्लेव है. और ये उसके वेस्ट में पाकिस्तान है सारा. मुनव्वर तवी के इधर आप आ जाते हैं तो इधर अखनूर है. अखनूर पे एक ब्रिज है जो कि रेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है मेनलैंड इंडिया से. ठीक है, अब उनका इरादा ये था कि हम इस सेलियंट को कैप्चर करेंगे, देन थ्रेटन टुवर्ड्स अखनूर. बट इट वाज जनरल अयूब ड्यूरिंग द preparatory planning meetings, he included capture of Akhnoor in the task. Right? Now later when it did not happen, they said no Akhnoor पे कब्जा करना हमारा प्लान नहीं था, we just wanted to threaten etc etc. तो अपनी फेस सेविंग के लिए बाद में उन्होंने ऐसा करना शुरू किया. खैर, तो अखनूर तब हमारे पास वहां पर बहुत ही कम फोर्सेस थे. तो छम्ब सेलियंट वाज ऑलमोस्ट गॉन. ठीक है, इधर एक सी स्क्वाड्रन था 20 लांसर्स का, मेजर भास्कर रॉय. He was fighting a delayed and retrieved
मतलब fight retreat, so delaying action sort he was conducting, and he stopped the onslaught of Pakistan up to good extent. तो 1 सितंबर को उन्होंने लॉन्च किया. नाउ इमेजिन the ferocity of artillery he would be facing, because there were almost 110 guns wow, allotted for this operation Grand Slam. 110 guns in an area of 8 kilometer by 10 kilometer of छम से, राइट. सो छम के वेस्ट में भी अब अगर आप आ जाते हो, पहले तो छम भी करना ना, तो पहले यहाँ बम्बार्ड करेंगे. तो 110 गन्स वहां पर बम्बार्ड कर रही थी. सुबह 3:30 बजे 1 सितंबर को बम्बार्डमेंट शुरू हुई थी. 110 गन इकट्ठे, ठक 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 ठक. 1.5 घंटा उन्होंने बम्बार्डमेंट की. 5 बजे दे लॉन्च द ग्राउंड फोर्सेस. टोटली पल्वराइज्ड हो गया होगा. बिल्कुल. अब सोचो उस वक्त जो हमारी फोर्सेस जो वहां पर थी, और जो सी स्क्वाड्रन अंडर भास्कर रॉय, they were kind of real heroes, right? So they somehow they managed, but obviously it was overwhelming force, so they had to fall back. So now they are falling back, and Jauria, अब now Akhnur is threatened. Akhnur is completely threatened. यहाँ पर जो 12th इन्फेंट्री डिवीजन पाकिस्तान के जो मेजर जनरल अख्तर जंजुआ, अख्तर हुसैन मलिक, his tactical brilliance that उन्होंने बाद में एक कुछ लेटर एक्सचेंज हुआ था उनके भाई और उनके बीच में, जिससे पता चलता है कि he knew that Western Army commander or the 15 Corps, they would have to invest their reserves to counter the Operation Gibraltar. जो इन्वेडिंग 9 कॉलम है उनको काउंटर करने के लिए अपना रिजर्व भी इनको लगाना पड़ेगा. एंड ही वाज वेटिंग फॉर दैट कि ये रिजर्व लगाएं, एंड देन आई लॉन्च दिस ऑपरेशन. ही न्यू इट दैट दिस वुड कम. अच्छा, 15 को जो जनरल थे, आई थिंक जनरल कटोच मेरे ख्याल से, पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, तो ही वाज वरीड अबाउट इट कि मैं अपना रिजर्व अगर लगा देता हूं, देन आई वुड हैव नथिंग, जस्ट इन केस कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, आई हैव नथिंग. So he actually protested with Lieutenant Harbaksh, आर्मी कमांडर. he protested कि भैया मैं अपने रिजर्व नहीं लगाना चाहता, but Harbaksh was like Hulk. He would bulldoze. He did not, he never took no for an answer. He said no, ये होगा. So okay, so Katoch invested his reserves also. अब इधर से 1 सितंबर को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू हो गया है. 110 गन की बमबारी हो गई है. छम से जा चुका है. अखनूर थ्रेटन हो चुका है. शाम पड़ रही है. अब 4:45 तक 4:45 शाम को आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ मिलने जाते हैं रक्षा मंत्री से. भैया मामला इतना खराब हो गया, हमको एयरफोर्स यूज करनी है, बिकॉज दैट इज द फास्टेस्ट वे टू अटैक द एनिमी. ठीक है, तो पर एयरफोर्स यूज करने के लिए जो गवर्नमेंट की एक बॉडी थी उस वक्त, इमरजेंसी कमेटी ऑफ कैबिनेट, ईसीसी, उसको वहां पर प्रपोजल जाएगा, वो अप्रूव करेंगे तब होगा. बट कंसिडरिंग द सिचुएशन, डायर सिचुएशन, जो रक्षा मंत्री थे चौहान, वाईबी चौहान, यशवंत राव भीमराव चौहान, आई थिंक ही अप्रूव्ड. ही सेड ओके, डोंट वरी, गो अहेड, आई विल सी. 4:50 पे उन्होंने अप्रूवल दिया. 5:19 पे पहली सॉटी निकल गई, हवा में उड़ गई 19 मिनट में. मतलब दैट वाज कमेंडेबल. तो पहले 4 प्लेन गए. जो पहले 4 वेम्पायर थे, अब उस वक्त ये नहीं कह सकते फॉग ऑफ वॉर, ये कह सकते भाई वो दे वर फ्लाइंग ब्लाइंड. ठीक है, इमरजेंसी में बोला है कि यहाँ पठानकोट से जहां से भी तुम उड़ के देखो छम सेरेन में, जहां पर तुम्हें पाकिस्तानी दिखे, नो देयर इज नो कोऑर्डिनेशन. वहां जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, उनको, हमारी अपनी आर्मी की, उनको पता नहीं कि ऊपर से प्लेन आने वाला है. ठीक है, उनको नहीं पता, उनको किसी ने नहीं बताया कि एयरफोर्स आ रही तुम्हारी मदद के लिए, बिकॉज सो मच इज गोइंग ऑन, हाई टेम्पो. तो ये 4 वेम्पायर्स ने पाकिस्तान का आर्मर्ड कॉलम और 13 पंजाब आई बिलीव, उसको हिट किया, काफी डिस्ट्रक्शन की. बट दे हिट अवर ओन फोर्सेस आल्सो, क्योंकि पता थोड़ी चल रहा है इतने परसेंट. कहां है, दे हिट अवर ओन फोर्स, पता भी नहीं था. कोई फॉरवर्ड लाइन ऑफ ट्रूप्स नहीं है, फॉरवर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, एफडीएल कुछ नहीं है, बस उनको जो दिखा उन्होंने ठोक दिया. तो उन्होंने हमारे आर्टिलरी के एमिनिशन व्हीकल, एक आर्मर्ड का एमिनिशन व्हीकल, 3 एएमएक्स टैंक, अब उनमें से एक प्लेन को हमने ग्राउंड फायर से मार गिराया. उसके जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, वो भी एस भारद्वाज, ही वाज हिट, ही वाज किल्ड. सो फ्रेंडली फायर अनफॉर्चुनेटली. तो ये केओस भी चल रहा है.
ठीक। तो सेकंड सितंबर को मतलब 1 सितंबर की शाम तक हमें पता चल गया कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। 2 सितंबर को अगेन पाकिस्तान केम टू अवर हेल्प। उन्होंने विड्रॉ कर फर्स्ट नहीं, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। 1 सितंबर को जब आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ रक्षा मंत्री को मिले हैं, तब उन्होंने कहा है कि जी हमको पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने की इजाजत दो, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है कि विल नॉट बी एबल टू टैकल इट हियर, वी हैव टू ओपन पंजाब फ्रंट, ताकि वो अपनी फोर्सेस यहां से उधर मूव करें और हम पर प्रेशर कम हो कश्मीर में। ठीक है, ये वो सिचुएशन है जो अयूब कह रहा था कि अगर इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर खोला तो, जिसके और लिए ने बोला था कि नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। हम्म। अब ये वो सिचुएशन हो गई। अब पाकिस्तान डिड नॉट एनविसेज इट। अब पाकिस्तान जब हमने खैर इस पे मैं आता हूं, अभी इस पे आता हूं। तो 2 सितंबर को अभी हम ये सब कर रहे हैं। अगर मैं पंजाब का फ्रंट भी खोलना तो ऐसा तो है नहीं कि भैंस के 4 बंदे हैं जो जाके पूरी कोर जाएगी, पूरा मूवमेंट होगा, इट टेक्स टाइम। हालांकि हमने अपना बिल्टअप पहले शुरू कर दिया था, बिल्टअप हमारा था, बट स्टिल लॉन्चिंग फोर्सेस अक्रॉस द बॉर्डर इट स्टिल टेक सम टाइम, राइट? मतलब 24 घंटे 48 घंटे कुछ तो चाहिए होता है। अब उधर 2 सितंबर को पाकिस्तान केम टू द रेस्क्यू इन द वे कि पाकिस्तान ने कहा, ये माना यह जाता है कि अयूब खान ने, जो फील्ड मार्शल अयूब खान, उसने आर्मी चीफ मूसा को ये बोला कि भैया अख्तर हुसैन मलिक 12th इन्फेंट्री डिवीजन, उसको हटा के जनरल याया खान को लाया जाए। तो 7th इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल याया खान तब हेड कर रहे थे। उनको बोला कि तुम जो 12th इन्फेंट्री डिवीजन है वो सिर्फ मुनव्वर तवी तक का एरिया रखेगी, 7th इन्फेंट्री डिवीजन और याया खान वहां पर आएंगे, सारी फोर्सेस याया खान के अंडर में होंगी, एंड ही विल गो फॉरवर्ड टू टेक अखनूर। नाउ एट दैट टाइम अखनूर वाज थ्रेटन्ड बैडली। याया ने आके कहा कि रुको मुझे देख लेने दो, आगे तब बढ़ना। कॉशियस अप्रोच, क्योंकि याया वाज नॉट अ गुड बैटलफील्ड कमांडर। याया का जो उससे पहले जो आर्मी का एक्सपीरियंस था वो सेकंड वर्ल्ड वॉर का था, जब वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर बन के इटली चले गए थे, वहां से वो अपने कैंप से भागे थे। उस वक्त आई थिंक याया खान के साथ तब, क्योंकि हम सारे एक इंडियन आर्मी थी राइट तब, ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से, अगर मुझे सही से याद आ रहा है, तो पीपी कुमार मंगलम जो हमारे बाद में आर्मी चीफ बने, पीपी कुमार मंगलम वाज अलोंग विद हिम। तो वहां से 4 ऑफिसर थे जो भागे थे, या शायद 3 ऑफिसर थे जो भागे थे। जो इकलौता ऑफिसर वहां पर रह गया जो इटली में प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप से नहीं भागा, वो थे लेफ्टिनेंट जनरल याकूब, पाकिस्तान के साहबजादा याकूब खान। ठीक है, उनकी बात कभी फिर करेंगे, फैसिनेटिंग कैरेक्टर, कभी फिर बात करेंगे। तो मतलब दैट वाज द लास्ट वॉर टाइम एक्सपीरियंस, वॉर एक्सपीरियंस ऑफ याया खान 20 years ago एज अ मेजर। ठीक, अब 20 साल में कुछ खास ऐसी तोप उखाड़ी नहीं थी। तो व्हेन ही बिकेम द कमांडर ऑफ दिस सेक्टर, देन ही टुक अ पॉज, मुझे देख लेने दो। सो ही टुक 24 आवर्स टू डिसाइड। बेसिकली ही डिडंट नो व्हाट टू डू, राइट? तो अब कहां अयूब खान ने सोचा था कि अखनूर को कैप्चर करने का क्रेडिट याया खान ले जाएगा। याया खान ने 24 घंटे ले लिए, इतने में हमने थोड़ी सी फोर्सेस अखनूर में मूव कर ली, जिससे हमारी डिफेंसिव पोजीशन अच्छी हो गई। हमने एक लाइन ले ली जहां पर एक जगह पे हमने डिफेंस लगा ली, जिसपे हमने मतलब पाकिस्तान ट्राइड टू पेनिट्रेट, वी स्टॉप्ड। अब वो और 2 दिन करते रहते तो वो डिफेंस पोजीशन हट जाती हमारी, अखनूर शायद कैप्चर हो जाता, पर उसमें टाइम लगता। अगर ये चेंज ऑफ कमांड ना होता, अख्तर हुसैन मलिक को हटा के याया खान को ना लाया होता और याया खान 24 घंटे ना लेता, तो अख्तर हुसैन मलिक मोस्ट लाइकली 1-2 रात में या 2 सितंबर को अखनूर ब्रिज पे ले लेते। ठीक है, प्रेशर वाज सो मच। ठीक, ये इसलिए अब उन्होंने क्यों कहा किया है, ये इसके पीछे जो मेन जो कारण है। अब इंटरेस्टिंग बात, पाकिस्तान इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। मतलब हमारा एंटरटेनमेंट और हमारी अम्यूजमेंट मतलब 20% रह जाती है अगर पाकिस्तान में होता तो। अब अख्तर हुसैन मलिक, when he was removed from the command after the war, he was sent to, and Akhtar Hussain Malik said, bloody hell, let me continue the war, the attack. You want credit, take it. Yahya Khan को उसने बोला, take the credit, I don't care, but let me continue. I'll capture Akhnur by tonight or maybe tomorrow. Let me capture Akhnur. But again, you know, it was the battle of credit, not of operational acumen. So Akhtar Hussain Malik, he after the war he was sent to Turkey as ambassador.
एंड सो वहां पर उन्होंने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये ऑफर दिया था कि भैया क्रेडिट लेना तो तू ले ले, मेरे को कंटिन्यू करने दे, बट आई वाज नॉट अलाउड टू कंटिन्यू एंड आई वाज नेवर गिवन अ जस्टिफिएबल रीजन फॉर दिस ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, ट्रांसफर ऑफ कमांड, कमांड। क्योंकि ही वाज अ विनिंग कमांडर, he was on a winning streak. There was no logical military reason to remove him mid course. No, but But Sumit, why he was why he was removed? Perhaps because he was Ahmadiyya. was He was Ahmadiyya. Ahmadiyya. Okay. He was an Ahmadiyya Muslim, and Yahya was Shia but a Pathan. Pathan. Yahya was Shia but Pathan from Peshawar. Ayub Khan was a Sunni but again a Pathan. Pathan from that side. So that is the only logical reason that can be given. Otherwise, there is no damn reason to, no explanation. Good. And just one moment. Same Akhtar Hussain Malik, after the war, he was sent to Turkey as an ambassador. तो वहां पर उन्होंने टर्की से अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी, तो भाई ने कुछ क्वेश्चन भेजे, भाई ने चिट्ठी लिखी जिसमें उसने कहा कि मुझे कभी इस बात का जस्टिफिएबल रीजनिंग नहीं दी गई कि चेंज ऑफ कमांड क्यों हुआ, ठीक, क्योंकि मिलिटरीली देयर इज नो रीजन. अख्तर हुसैन मलिक, ही वाज अ विनिंग कमांडर, he was going ahead with perfection, target was in sight, within hands, but he was stopped. The chain of command was happened midway, which there was no military reason for that. And अपने लेटर में उन्होंने लिखा कि मैंने याया को कहा कि if it is for the credit, you take the credit, let me handle operations till we capture Akhnur, after that you take over. But we are we have a momentum, we need to maintain it, and I will capture Akhnur by tomorrow, and then you take it. और अखनूर कैप्चर करने का क्रेडिट भी तेरा, मुझे टेंशन नहीं. But obviously he was not given the chance, and Yahya came, and Yahya took 24 hours. जा रहा था कि मैं पहले देख लूं कि क्या करना है, ठीक है. तो यार अब उस लेटर लिखने के बाद, जब लेटर आया उसके बाद सेम अख्तर हुसैन मलिक, he died in an accident in Turkey. Yeah, but ये भी आप अभी बता रहे थे कुछ देर पहले कि वो he was a Shia. He was a Ahmadi. The only reason, possible reason, because there is no military reason that can justify the chain of command. But the only reason which comes to almost unanimously in the mind of all military historians, the unanimous decision is that because Akhtar Hussain Malik was an Ahmadiyya Muslim, और याया खान शिया थे और याया पठान थे, शिया मुस्लिम पठान फ्रॉम पेशावर. अयूब खान सुन्नी पर पठान. तो they did not want Ahmadiyya to take credit of such a nice victory, क्योंकि एक बार अगर अखनूर कैप्चर हो जाता, जो पूरा जो प्लान था, इनिशियल प्लान ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम का, ग्रैंड स्लैम में 3 फेज थे. फेज 1 था कि हमको डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन फोर्सेस टिल तवी, यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान यहाँ मुनव्वर तवी है, छोटी सी तवी रिवर, यहाँ तक की सारी इंडियन फोर्सेस खत्म करनी है. सेकंड फेज में आगे बढ़ना है, अखनूर कैप्चर करना है. थर्ड फेज में अखनूर से ऊपर जाना है, और यहाँ पर पाकिस्तान की एक और डिवीजन आती, दोनों मिलके रजौरी कैप्चर करते. ठीक है. तो ये अखनूर वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. It could have been a very great victory, क्योंकि पूरे का पूरा कश्मीर आइसोलेट हो जाता फ्रॉम लैंड, थ्रू लैंड. Anything that could go to Srinagar, any reinforcement, ammunition, it had to be through air, और उस टाइम पर हमारी इतना ज्यादा एयर वो भी नहीं. तो Sumit, on that note, I'll just add one more point and we'll stop here, because it's been almost an hour we have been talking. What an irony. It is indeed. कि Ahmadis played a very decisive and critical role in partition, in the creation of Pakistan. Okay, I don't know. Okay. And I didn't know it. And they are declared a non-Muslim by law in Pakistan. Not only declared, ये मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता कि उनका कितना रोल रहा पार्टीशन में, वो मुझे नहीं मालूम है. आप कह रहे हैं योर एक्सपर्टीज इज देयर, पर सेम अहमदियाज, अच्छा जो इफ्तिकार जंजुआ, जिन्होंने सेम बैटल ऑफ छंब और बैटल ऑफ अखनूर जो उन्होंने 71 में लड़ी, इफ्तिकार जंजुआ, लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिकार जंजुआ, ही वाज अगेन वेरी गुड बैटलफील्ड कमांडर. Not only again that, Ahmadiyya, the only Nobel Prize winner Pakistani, Abdul Salam, Abdul Salam, again Ahmadiyya.
And हम्म, recently I read that Pakistanis they defaced his grave. उसकी हाँ हाँ, कब्र पे जो है सो कि क्या क्या कर दिए. So पर पता नहीं वो वहां दफनाए भी गए हैं, इन्होंने दफनाने नहीं दिया होगा उनको, क्योंकि अहमदिया by law they have been not only they have been declared non-Muslim, even they have been prohibited from using clothes or any sign that can show them as Muslim. wow. उनको टोपी भी नहीं पहननी है, उनको तस्वीर पकड़ के भी नहीं घूमना है, उनको वो पजामा, कोई मतलब कोई ऐसा साइन उनको नहीं देना है जिससे पता लगे So, कि वो मुस्लिम है. so मतलब well as you said, जैसा कि अभी आपने कुछ आरंभ में ही कहा प्रोग्राम के कि 65 war was the war of incompetence to prove that हाँ, who is more incompetent. बिल्कुल बिल्कुल And बिल्कुल in बिल्कुल the end, ऑलमोस्ट. Pakistan proved to be more incompetent. शुरू में मैंने एक पॉइंट बताया था कि किस तरीके से कि पाकिस्तान मतलब जो बिल्टअप हुआ Hmm. 47 से लेके 62 65 तक उनके आर्म फोर्सेस का और उनके मेंटल मेकअप का भी, क्योंकि दे वर पार्ट ऑफ सेंट्रो सीटो, सो ऑल देयर ट्रेनिंग्स वर कंडक्टेड विद वेस्टर्न फोर्सेस एटसेट्रा एटसेट्रा. तो साथ में जो पर उनका जो मेंटल सेटअप था कि हाँ जी वॉर चलेगी देर तक, नो इट वुड नॉट बी क्विक, ये एक फैक्टर था जिसने 65 को बहुत हद तक प्रभावित किया. Mhm. जो दूसरा इंपॉर्टेंट आउटकम था 65 का, वो था कि 65 की वॉर ने ये सॉर्ट ऑफ डिसाइड कर दिया कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू एनिमी नेशंस. Okay. उससे पहले बॉर्डर्स वर ऑलमोस्ट पोरस, पीपल वुड वॉक ओवर, They used to come and go till 60. It was. पीपल वुड Hmm. पीपल वुड वॉक ओवर, करेंसी वाज बीइंग यूज्ड, ठीक है बॉर्डर के एरिया में, वहां Mhm. पर जाके गांधी जी दे दिए, सामान मिल गया, कोई दिक्कत नहीं. वहां से जिन्ना लेके 65 ने आते. बता दिया कि हाँ, 65 ने बता दिया नहीं भैया ये बॉर्डर है, उधर जो है वो, ये Good. एक बहुत On बड़ा वो था. on that note, next time जब हम लोग बात करेंगे, we will हाँ, discuss a part of Haji Pir again. That's interesting. और ग्रैंड स्लैम और जिब्राल्टर दोनों का मर्जिंग पॉइंट. या फिर हम बात कर सकते हैं टू बी ऑनेस्ट मेजर अच्छी वॉर्स पे, जैसे असल उत्तर बैटल ऑफ असल उत्तर. उस पे अगली बार आएंगे, अगले की अगली बार, क्योंकि ये जो हाजी पीर जो है ना, हम्म. हाजी पीर इज ये एक टीस है यार मन में. साला दो दो बार जीते और दोनों बार वापस किए. तो ये तो कई बार हुआ है, हमने रादर अप्रैल में भी हमने जब डाउन साउथ रन ऑफ कच्छ में जब फाइटिंग चल रही थी तब भी हमने .1362031620 हमने वो कैप्चर किया था, और एक और पॉइंट भी हमने कैप्चर किया था. मतलब ये तो चल रहे ये थे मामले ये पर. हाजी पीर की जो टीस है ना, तो हम्म, वो असल में कोई दिक्कत नहीं. पढ़ने में जो लगता है वो लगता है, लेकिन जब आप वो अपने अपने एक्शन के साथ बताते हो तो दैट बिकम्स मोर इनग्रोसिंग इंटरेस्टिंग. हम्म, ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगली बार हाजी पीर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, हाँ, एंड देन द एंडिंग ऑफ जिब्राल्टर एंड स्टार्टिंग ऑफ ग्रैंड स्लैम. अच्छा, मतलब बैटल ऑफ अखनूर दोबारा से. तो मतलब थोड़ा, ओह, या अखनूर के बाद से आगे से चलेंगे, जो भी है. ठीक है ठीक ठीक है. है. टू कंक्लूड इट, कुछ सेलियंट पॉइंट थे, हम्म. एक जो इस सारे एपिसोड से हमें मिलते हैं अप टू ग्रैंड स्लैम, फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू ऑपरेशन जिब्राल्टर टू ग्रैंड स्लैम. जो सेलियंट पॉइंट है ना वो ये है कि एक, पाकिस्तान आर्मी टेस्टेड अवर रिजॉल्व इन रन ऑफ कच्छ इन अप्रैल. हम्म. Now, one of the outcome of that was, I think it was 8th April or 8th May, sometime. Western Army Commander Lieutenant General Harbaksh Singh, he had completed his study of Western Command, and he had written a letter to Army HQ that one of the main battles would be fought in the area of Asaltar. हम्म. This letter was by Lieutenant General Harbaksh Singh, and it happened so aptly, spot on. So, एक Pakistan tested our resolve, and they underestimated our will. Like To always, fight, it was wishful thinking will that to fight we and win. जी हाँ कि ये वापस भी आएंगे, ये कुछ करेंगे, उनको ये लग ही नहीं रहा था देवर कि हाँ भैया एक मुस्लिम 10 हिंदुओं के बराबर है, एंड वी विल, हम दोबारा से, क्योंकि हम 1000 साल से इसी रास्ते से घुसते आए हैं और हमने हिंदुओं को वो किया, देवर द सेम इमेजिनेशन. जो
प्लस जो थर्ड ये था कि कश्मीर के लोग हैं वो हमारे साथ मिलकर रिवोल्ट करेंगे एंड वी विल एक्चुअली कश्मीर हम ले लेंगे उससे हाथापाई हम जोर जबरदस्ती से। और चौथा कि इंडिया कभी भी इंटरनेशनल बाउंड्री इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्योंकि खोलेगा। दम नहीं है ना, क्योंकि दम नहीं है ना, बनिया है इसमें लड़ने का दम नहीं है तो ये कहाँ खोलेगा। तो वेल, ये सीलियन पॉइंट। इसके बाद क्या हुआ है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। वेल, थैंक यू सुमित, थैंक्स अ लॉट। और मैं तो यही चाहूंगा कि अगली बार जब बात करेंगे तो हाजी पीर और असल उत्तर श्योर श्योर श्योर, क्यों नहीं। इस पे बात करेंगे। एंड लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम सोन। ठीक है जी। ठीक है। सो वी सी ईच अदर अगेन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हिंद।